गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको 2 पाठ पर प्रकाश डाला था, 1 और 2। आज मैं आपके तीसरे पाठ पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है ठेस। ठेस का अर्थ क्या होता है आपको पता है? ठेस का मीनिंग क्या है? ठेस का मीनिंग होता है दुख, तकलीफ, मन को कष्ट होना, किसी की बात से हमारे मन में दुख हो जाना, ये ठेस का मतलब होता है। ठीक है। अब ठेस के मतलब के बाद सबसे पहले तो मैं इनका राइटर कौन है, इसका राइटर है फणीश्वर नाथ रेणु। ये जो फणीश्वर नाथ रेणु है, इनके जीवन परिचय पर पूरे पर तो प्रकाश नहीं डालूंगी, क्योंकि पूरा बोर्ड में नहीं आता है। कुछ खास बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगी जो आपके बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप अपनी बुक को सामने रखिए और बुक में देखते जाइए मैंने कौन कौन सी बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। ओके। अब सबसे पहले तो ये है कि ये जो फणीश्वर नाथ रेणु है, ये क्या है? कथाकार है। क्या है? कथाकार है। फिर उसके बाद ये जो फणीश्वर नाथ रेणु है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जो जन्म है बिहार के पूर्णिमा जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ है। ठीक है। कब हुआ है? कब हुआ है? तो 4 मार्च 1921 में हुआ है। ठीक है, 4 मार्च 1921 में हुआ है। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। किसके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर। महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1942 में। ठीक है। उसके बाद इन्होंने राजनीति छोड़ दी। राजनीति कब छोड़ दी? 1952 में। 1952 में इन्होंने क्या किया? राजनीति छोड़ दी और ये साहित्य की सेवा करने लगे, साहित्य सृजन करने लगे। ठीक है। उसके बाद इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया? 1970 में। 1970 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु जो है 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अब कुछ साहित्यिक चीजें इनकी बताना चाहूंगी। ये सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि इन्होंने आंचलिक परिवेश में क्या लिखा? उपन्यास लिखे हैं। और कहानी भी इनकी आंचलिक परिवेश में लिखी गई है, उपन्यास भी इनका आंचलिक परिवेश में लिखा गया है। ये महत्वपूर्ण है। कौन सा? आंचलिक मतलब ग्रामीण भाषा में लिखा गया है, ग्रामीण परिवेश में लिखा गया है। ग्रामीण परिवेश मतलब गाँव के वातावरण में। ठीक है। ओके। इसके बाद आपको क्या करना है? इनकी कुछ रचनाएं देखना है। तो इनकी कुछ रचनाओं में आपको सबसे पहले तो उपन्यास देखना है। उपन्यास में इनका मैला आंचल है, फिर उसके बाद पढ़ती परिकथा है, फिर दीर्घ तपा है, ये है। ठीक है। फिर इनकी कहानी संग्रह देखना है। कहानी में इनकी ठुमरी है ना? ठुमरी के बाद अग्निखोर है, आदिम रात्रि की महक है, ये सब रचनाएं। ठीक है। अब रचनाओं के बाद अब इसमें से ज्यादा कुछ आता नहीं है, इसलिए इस पर विशेष डीपली जाने की जरूरत नहीं है। इसमें से ये आता है कि इस कहानी के कलाकार, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इस कहानी के कलाकार मतलब ये जो किस पर केंद्रित है, सबसे ज्यादा किसको केंद्रित किया गया है? तो कहानी के कलाकार के स्वाभिमान को केंद्रित किया गया है कि बहुत स्वाभिमानी था, उस पर केंद्रित किया गया है। ठीक, ये आप महत्वपूर्ण है, ये स्वाभिमान। उसके बाद आंचलिक, उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण बताया वो महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद मैं आपके अर्थ पर, इसके जो सार है उस पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और एक बार लेसन पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ओके। अब देखिएगा मैं इसका सार बताने जा रही हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी ठेस गांव के कलाकार के स्वाभिमान पर केंद्रित है, जैसे कि मैंने इसमें बताया। ठीक है। अब जो कहानी है वह क्या कह रही है? गांव में सिरचा नाम का एक व्यक्ति था जो पहले तो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। पहले उसका बहुत सम्मान होता था, उसके जैसा कोई कलाकार नहीं था गांव में। वो जितना अच्छा कलाकार था उतना अच्छा कलाकार कोई भी नहीं था।
तो उसके जैसा कोई कलाकार नहीं था। तो सब लोग उसको बुलाते थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। उसे लोग आलसी, कामचोर मानने लगे थे। कोई उसको खेत पर नहीं बुलाना चाहता था। सिरचन को गांव में कामचोर और चटोर भी कहने लगे थे। कुछ समय पहले तो उसकी बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी बिगड़ गई और उसकी जो है सम्मान खोता चला गया। बाबू लोग सिरचन की खुशामद किया करते थे। सिरचन उच्च कोटि का कारीगर था, उसके समान कारीगर कोई भी नहीं था। ठीक है। अब वह मनु अपने मन के अनुसार भोजन पाकर लोगों को विभिन्न प्रकार की चीजें बनाकर देता था। उदाहरण के लिए शीतल पाटी बना कर देता था, चिक बना के देता था और आसनी बना के देता था। उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था, वो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी था। ठीक है। एक बार पंचानन चौधरी के लड़के को अपमानित करते हुए उसने कहा था, तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखा, है ना। वो पंचानन चौधरी से इस तरह से कहता है। खुद स्वाभिमानी है पर लोगों से ऐसी बातें भी करता है। सिरचन अपनी कला में अत्यंत निपुण है। वह धीरे धीरे क्या करता है, कार्य करता है। काम उसे यदि कोई बुलाता है तो वह जल्दी जल्दी काम नहीं करता है, धीरे धीरे करता है, क्योंकि कुशलता से करता है, तन्मयता से करता है, कहीं कोई भी चीज खराब न हो जाए। वह एक एक मोती और पटरे को हाथ से लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। कुच्ची मतलब इकट्ठा करता है। ठीक है। गुच्छा बनाता है। फिर कुच्चियों को रंगने के लिए क्या करता है, सुतली सुलझाने में पूरा दिन लगा देता है। काम करते समय उसकी तन्मयता जरा भी क्या बाधा नहीं पड़ती। गेहूं सांप की तरह पुकार उठता है। वो सृजन को गांव में चटोर माना जाता है। यदि व्यक्ति उसी काम पर बुलाना चाहता है तो तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई, है ना, मलाई वाला दूध आदि का प्रबंध उसको करना होता है। सिरचन को यदि मनोनुकूल भोजन नहीं मिलता तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर कार्य अधूरा छोड़कर चला जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सिरचन मोती घास की पटरी की रंगीन शीतल पाटी बनाता है, बांस की तीलियों से झिलमिलाती चिक बनाता है, सतरंग डोरी के मोड़े बनाता है आदि बनाने में बहुत कुशल है। अब क्या होता है कि मानू उस गांव की एक लड़की होती है जिसको सिरचन भी बहुत चाहता है। तो मानू की माँ ने सिरचन को चिक और शीतल बाटी बनाने के लिए बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि सिरचन चिक और शीतल बाटी बहुत अच्छा बनाता है और जो मानू की ससुराल वाले हैं उनकी डिमांड थी कि मानू के साथ कुछ आए चाहे ना आए, क्या आ जाए, शीतल पाटी और चिक जरूर आए। ठीक है। तो अब क्या होता है, उसकी माँ उसको बुलाती है, वो कार्य आरंभ करता है। रंगीन सुतलियों में धब्बे डाल कर चिक बनाने बैठता है। 1.5 घंटे 1.5 हाथ की बिनाई देखकर लोग समझ गए कि एकदम अच्छे फैशन की चीज बनाए गए जो पहले कभी नहीं बनी है। सिरचन में मानू के प्रति महत्व की भावना है, मतलब मानू से ममत्व करता है, वो है ममत्व की भावना भरी हुई है उसमें। सिरचन चिक बुनने में अपनी संपूर्ण क्षमता का प्रयोग करना चाहता है। वो चाहता है कि बिटिया को अच्छे से अच्छी चीज मिल सके। है वह लीन होता है, खाने पीने की सुध भी नहीं रहती। वह चिक में सुतली के फंदे डालता है, फिर उस दृष्टि से मैं पास में पड़े सूप की ओर जाती है। सूप में क्या रखा रहता है? चूड़ा और गुड़ रखा रहता है, जो सूखा सूखा सा ढेला रखा रहता है। मानू की माँ को पता लगा, उसे अपनी मैली बहू से कहा कि उसने सिरचन को बुंदिया क्यों नहीं दे दी, है ना, क्यों ऐसा रूखा सूखा सा दे दिया। तो मैली बहू को क्रोध आ गया, मुट्ठी भर बुंदिया लेकर सूप में जाकर फेंक दी, है ना, तो ऐसे फेंक कर आ गई। तो सूप में चूड़ा और गुड़ सूखा ढेला था, है ना, तो अब उसने वो भी बुंदिया भी जाकर उसमें फेंक दी। तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसको सिरचन को मैली बहू का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसे अपना अपमान सा महसूस हुआ। उसके लिए वह अपमान असहनीय हो गया, उसके दिल को ठेस लग गई। उसने कहा, मैली बहू रानी, अपने मायके से आई हुई मिठिया भी इसी तरह दिल खोल कर बांटती हो क्या? मैली भाभी सिरचन की बात सुनकर रोने लगी।
मानू की माँ ने सिरचन से कहा कि उसे बहू बेटियों का अपमान नहीं करना चाहिए, उसे ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया है। सिरचन को बहुत बुरा लगा। मानू पान का बीड़ा सजा कर लाई है ना, खाने के लिए उसे देती है और कहती छोटी बातों पर नाराज नहीं होते। सिरचन ये क्या है, लोग मेहमान लोग आए हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो जरा मतलब उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अब सिरचन, लेकिन चूंकि उसके मन में तो बहुत बुरा लगा था, तो सिरचन बुरी तरह अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। कुछ क्षण तक वह चुपचाप बैठा रहा, फिर वह कार्य को अधूरा छोड़कर चला गया। मानू का मन दुखी हो गया है ना, अधूरी चिक देखकर और सातों तारे के जो तारे उसने लगाए थे वो ऐसे फीके नजर आने लगे उसको। माँ ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा वह उसे मेले से चिक खरीद कर भेज देगी। मानू का भाई सिरचन को मनाने के लिए उसके घर गया, पर फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह सोच रहा था। उसमें काम करने से इनकार करते हुए कहा, बउआ अब मैं काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब नहीं जाऊंगा। फिर अब काफी मनाया उसको, लेकिन वो नहीं माना। फिर क्या करता है, फिर क्या होता है, आखिर वो उसको अपनी बेटी के समान मानता है। उसको भी उस चीज का दुख होता है कि उसके ससुराल से वो डिमांड हुई है तो मैं उसको नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा सोचकर वो क्या करता है, घर में ही जो जो चीजें उसकी ससुराल में मंगाई गई थी वो चीजों को बनाना चालू कर देता है। उन चीजों को वो बनाता है। जब उन चीजों को बनाता है तो बनाने के बाद वो बहुत सुंदर ढंग से बनाता है। वैसे भी वो अच्छा बनाना चाहता है, बहुत अच्छे से बनाता है। फिर वह उन चीजों को लेकर कहाँ जाता है, स्टेशन जाता है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन छूटने लगती है और वह स्टेशन जाता है। स्टेशन पर जाकर वह क्या करता है, मानू को वो चीजें देना चाहता है। जब वह हकलाते हुए मानू दीदी कहके वहाँ पर स्टेशन पर दौड़ता है और उसको मानू को जाकर वो चीजें देता है, तो मानू कुछ पैसे उसको निकाल कर देने लगती है। तो वो कहता है नहीं दीदी, मुझे क्या नहीं चाहिए, कोई भी चीज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तो रोने लगता है फुट फुट कर, मुझे ये कोई चीज नहीं चाहिए, ये तो मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देने के लिए आई हूँ। मैं सिर्फ आपको ये उपहार स्वरूप देने के लिए आया हूँ। मुझे इसकी कोई मजदूरी नहीं चाहिए। मैं आपको अपनी बेटी के समान मानता हूँ। ये जो चीजें हैं ये मैंने आपको उपहार के स्वरूप में भेंट दी है। ठीक, ये हो गया आपका लेसन का सार। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर आपको मैं किस में दूंगी, आपके PDF में दूंगी। ठीक है, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी PDF में दे दूंगी। तो आपका ये लेसन फिनिश। ओके।